So students, welcome to my third session. This session will focus on career options in the field of commerce here. Okay, जैसे कि मैंने इसके पहले के सेशंस में साइंस के बारे में डिस्कशन किया था यहाँ पे, आज के सेशन में हमारा जो फोकस होगा वो कॉमर्स की तरफ रहेगा। यहाँ पे कॉमर्स एक ऐसा फील्ड है जिसको लेके तुम्हारे पास ज्यादा नॉलेज नहीं है। तुम लोग स्कूल लेवल तक साइंस के साथ बहुत अच्छे से टच में रहे, बट यू पीपल वर नॉट इन टच विद द पार्ट ऑफ कॉमर्स हियर। इसलिए मैं पहले ये बताने की कोशिश करता हूं कि कॉमर्स क्या है। दिस विल हेल्प यू टू टेक सम डिसीजन एज फार एज द फील्ड ऑफ कॉमर्स इज कंसर्न्ड हियर। अब कॉमर्स सिंपल वर्ड्स में क्या है? ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड हियर। अब ट्रेड क्या है? ट्रेड कम्स इन अ पार्ट ऑफ बिजनेस हियर। बिजनेस का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग हियर। ओके, जब ट्रेड होता है तो गुड्स का एक्सचेंज होता है, गुड्स के लिए होगा या मनी के टर्म्स में उसका एक्सचेंज होगा, दैट इज कॉल्ड ट्रेड हियर। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रेड बहुत एनहांस हो चुका है, बहुत एक्सपांड हो चुका है, उसका डेफिनेशन बहुत बढ़ चुका है यहाँ पे। एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट इज हैपनिंग हियर कि ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे एड्स टू ट्रेड भी आ रहे हैं यहाँ पे। खुद ट्रेड अपने आप में बहुत बड़ा है, इट्स अ वेरी जाइजेंटिक फील्ड, और उसको सपोर्ट करने के लिए जो आता है उसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज एड्स टू ट्रेड हियर। अब क्या क्या चीज ट्रेड को मदद करता है? लेट अस टेक द एग्जांपल। ट्रांसपोर्ट ट्रेड को मदद करता है यहाँ पे, गुड्स को यहां से वहां पे लेके जाने के लिए, मैन और मटेरियल को लेके जाने के लिए। कम्युनिकेशन वो भी एड करता है यहाँ पे। इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम जो कि मनी ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करता है। उसके अपार्ट में इंश्योरेंस जो बिजनेस को सेफगार्ड करता है। ओके, बिजनेसमैन को मनी रेज करना पड़ता है मार्केट से। मनी रेज करने के लिए बिजनेसमैन अलग अलग तरीका अपना सकता है, और उस तरीके से क्या होता है? शेयर मार्केट का या ये जो सेकेंडरी मार्केट है इसका क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। तो वो भी एक अलग फील्ड हो गया है यहाँ पे। बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं, कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में गुड्स प्रोड्यूस होता है, ये गुड्स कहीं ना कहीं पे स्टोर करना पड़ता है, उसको बोलते हैं वेयर हाउस। तो वेयर हाउस भी क्या करता है? ट्रेड को असिस्ट करता है यहाँ पे। ओके, ये पूरे सिस्टम को चलाते टाइम डिटेल एंट्री करना पड़ता है हर एक थिंग्स का यहाँ पे, स्पेशली मनी मैटर्स का। यहाँ पर आ जाता है अकाउंटेंसी का पार्ट, यानी हमको अकाउंटेंट्स स्पेशलिस्ट का रिक्वायरमेंट होगा यहाँ पे। ओके, बिजनेस के सामने नए नए चैलेंजेस क्या आएगा उसको बताने के लिए रिसर्च का नीड होगा यहाँ पे, यानी वो भी एक पर्टिकुलर पार्ट हो गया जो ट्रेड को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। तो वेयर हाउस है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, शेयर मार्केट है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है। ऐसा बहुत बड़ा फील्ड है जो क्या करता है? कॉमर्स को, ट्रेड को सपोर्ट करता है। जब तुम ये सबको साथ में ऐड करते हो, व्हाट यू गेट इज कॉल्ड एज कॉमर्स। अब शायद तुमको समझ में आएगा कि अगर मैं कॉमर्स का पार्ट बनूंगा तो मैं कहां पे जाने वाला हूं? वेयर एम आई सपोज टू गो इफ आई ज्वाइन द पार्ट ऑफ कॉमर्स हियर। ऐसे स्टूडेंट्स के मन में हमेशा क्वेरी आता है कि मैं साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ये सब सिलेक्शन कैसे करूं? कॉमर्स में जाने के लिए तुम्हारे पास क्या चीज होना चाहिए, मैं उसके बारे में अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ बताता हूं। यहाँ पे एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल माइंड। तुम देख लो कि तुम्हारा सोच कैसा है। व्हाट इज एनालिटिकल माइंड? क्या होता है? मैं एग्जांपल देता हूं। अभी कोरोना वायरस है, इसका बीमारी फैल रहा है। ओके, लोग अपने अपने हिसाब से देखते हैं। कोई बोलता है केस इतना बढ़ रहा है, कोई डर जाता है दुनिया बर्बाद हो जाएगी, ये है वो है, बहुत सारी बातें हैं। पर अगर पर्सन एनालिटिकल माइंड है तो क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा ये बीमारी आया कैसे, ये बीमारी फैलता कैसे, ये बीमारी से मैं कैसे बचूं, ये बीमारी कैसे खत्म हो सकता है। जब पर्सन ये सब सोचने लगता है तो एनालिटिकल माइंड है। और प्रैक्टिकल माइंड, मैंने इसके साथ ये भी जोड़ दिया है, बी प्रैक्टिकल, क्योंकि कॉमर्स में इसका बहुत जरूरत है। अब प्रैक्टिकल का मतलब साइंस का प्रैक्टिकल नहीं होता। यहां पर प्रैक्टिकल एक कोलोकियल टर्म है, आमतौर की भाषा में जिसको हम ये कह सकते हैं कि हम दुनियादारी का समझ रहे हैं। ओके, जितना नीड हो उतना करे, उसे एक्सेस में करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखना क्या है? बहुत नेसेसरी है।
ओके, और प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे समझ में आता है, जैसे तुम सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हो। ओके, अगर तुम प्रैक्टिकल हो तो तुम क्या देखोगे कि ये सब्जेक्ट क्या है, कैसा है, कितना करना चाहिए, मैं इसमें क्या कर सकता हूं, मैं इसमें क्या नहीं कर सकता हूं, मेरा स्ट्रेंथ क्या, मेरा लिमिटेशन क्या है। जब तुम इस तरह से स्टडी करते हो इसका मतलब तुम प्रैक्टिकल हो। पर अगर तुम ये नहीं सोचते हो बस अरे मेरे को सब्जेक्ट टीचर ने दिया, मुझे तो ये करना ही चाहिए और करते जा रहे हो, यू आर नॉट लुकिंग एट वेदर यू आर कैपेबल और नॉट, वेदर यू कैन एब्सॉर्ब इट और नॉट, तो तुम प्रैक्टिकल नहीं हो। तो देखो, अगर तुम में से बहुत से जन का नेचर ऐसा होगा जो शायद ये अप्रोच को फॉलो करते हैं कि ठीक है मेरे से इतना होगा, मैं इतना करूंगा, समझ में आ रहा है यहाँ पे, मैं इतना ही करूंगा, उससे ज्यादा मेरे से नहीं हो सकता, वेल एंड गुड। तो अगर तुम्हारा कहीं पे अप्रोच एक प्रैक्टिकल अप्रोच है यहाँ पे, तुम इसके लिए बने हुए यहाँ पे। ओके, जो प्रैक्टिकल माइंडेड होता है वो इमोशनल नहीं होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो प्रैक्टिकल माइंडेड होता है वो इमोशनल नहीं होता है। यहाँ पे अननेसेसरी स्ट्रेस या टेंशन लेने का उसको आदत नहीं है, वो रियलिस्टिक है, वो डरता नहीं है, समझ में आ रहा है यहाँ पे, वो रियलिस्टिक है और वो डरता नहीं है यहाँ पे। तो प्रैक्टिकल माइंड होना बहुत क्या है, नेसेसरी है। अब और क्या क्या क्वालिटीज का रिक्वायरमेंट है, एक्सीलेंट इन नंबर्स, अगर क्वांटिटीज तुम लोग को अच्छा लगता है, स्टैटिस्टिक्स तुम लोग को अच्छा लगता है। अब तुम्हारे मैथ्स में लास्ट ईयर अलजेब्रा में तुमको एक चैप्टर था स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें बहुत सारा नंबर देते थे, उसको कलेक्ट करो, टैबुलर फॉर्म में करो और कुछ उसमें प्रोसेसिंग करना पड़ता था। तुम में से कितने जन के लिए वो बहुत इजी होता था, तुम लोग के लिए अलजेब्रा का बाकी पार्ट डिफिकल्ट होगा पर वो पार्ट तुम लोग को बहुत अच्छा लगता था। अगर कुछ ऐसा है, यू आर गुड इन नंबर्स। इसके अलावा तुम्हारा कैलकुलेशन का स्पीड बहुत अच्छा है, ओके, और तुम नंबर्स या डाटा के साथ खेल सकते हो। लिसन टू माई वर्ड्स, तुम नंबर या डाटा के साथ प्ले कर सकते हो। यू कैन प्ले द गेम विद द नंबर्स हियर। नाउ व्हाट इज प्लेइंग द गेम विद द नंबर्स? मैं एग्जांपल देता हूं। स्कूल में क्लास में टीचर ने तुमको अलजेब्रा का सम कराया, एक कैलकुलेशन है, बाकी सब स्टूडेंट जो है कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम लिख के मल्टीप्लाई वगैरह सब करेंगे। तुम ये सोच रहे हो कि नहीं मैं ट्राई करता हूं इसका ओवरली आंसर कितना आएगा, मैं गेस करता हूं कि इसका आंसर कितना आ सकता है। जब तुम ये करने लगते हो इसका मतलब यू नो हाउ टू प्ले द नंबर्स हियर। तो जगलिंग करना, नंबर्स के साथ प्ले करना, यू लाइक इट, सो यू आर एक्सेलेंट इन व्हाट? नंबर्स हियर। ओके, और नंबर्स को लेके जो भी कोई बात आएगा तो तुम्हारा वो ताकत है यहाँ पे। अगर ऐसा कुछ बात है, वेलकम टू द फील्ड ऑफ कॉमर्स हियर। स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, अब ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड में बता रहा है यहाँ पे। तुम में से कितने जन को बिजनेस, फाइनेंस, कंट्री में क्या चल रहा है, इन सब बातों को लेके बहुत इंटरेस्ट होगा। मैं अगेन इसका कुछ एग्जांपल तुम्हारे पास रखता है यहाँ पे। लास्ट ईयर तुमको 10th में ज्योग्राफी में ब्राजील और इंडिया का कुछ टॉपिक्स था, जैसे ऑक्यूपेशन का, जैसे इनकम का, इंडस्ट्री का, ट्रेड का। तुम में से कितने जन को पता नहीं वो टॉपिक बहुत अच्छा लगता हो, तुम उसको एंजॉय करते होंगे, अरे इसका इनकम कितना, इसका ट्रेड कितना, इसका बिजनेस ही, इसका वो। अगर कुछ ऐसा है इसका मतलब क्या है कि तुमको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है यहाँ पे, इसलिए तुम उसको क्या कर रहे हो, आंखें फाड़ के रीड कर रहे हो। ऐसे तुम लोग को 9th के ज्योग्राफी में भी ट्रेड के बारे में था, बैलेंस ट्रेड के बारे में था, इनबैलेंस ट्रेड के बारे में था, ओके, डेफिसिट के बारे में था, ओके, ऐसा बहुत सारा पॉइंट्स था। और तुम में से बहुत से स्टूडेंट्स लोग के लिए ऐसा सब टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहा, तुमने उसको बहुत फटाफट पढ़ लिया, यहाँ पे प्रिपेयर भी कर लिया, और आज भी तुम्हारे माइंड में वो टॉपिक है। इफ दैट इज द केस, समझ लेना यू आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक्स हियर। जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो मनी माइंडेड होना बहुत नेसेसरी है। शायद अपने प्रैक्टिकल लाइफ में तुम बहुत मनी माइंडेड होंगे, पैसा खर्च करते वक्त तुम हमेशा सोचते होंगे कि मैं कितना करूं, कितना ना करूं। जब तुम इस लेवल पे तुम सोचते हो, perhaps you are made for commerce here।
अभी मैंने कुछ बात तुम्हारे सामने रखा है यहाँ पे, ओके, पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो मैंने बात बोला उसके हिसाब से ही तुमको कॉमर्स में आना चाहिए। यहाँ पे समझ में आ रहा है यहाँ पे, गेटिंग इट हियर। बट ये कुछ पॉइंट्स है जो तुमको हेल्प कर सकता है इन टेकिंग अ डिसीजन एज फार एज कॉमर्स इज कंसर्न्ड हियर। और मुझे लगता है कि तुम्हारा माइंड और ज्यादा एलोबरेट होगा जब तुम्हारे सामने अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में मैं क्या करूंगा, डिस्कशन करूंगा। ओके, जब उसका डिस्कशन होगा तो तुमको समझ में आएगा कि किस तरह से कॉमर्स में अलग अलग क्या है करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। सो लेट अस नाउ गो टू द नेक्स्ट पार्ट हियर। ये जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे दैट इज अबाउट इंपॉर्टेंट फील्ड्स हियर। देखो कॉमर्स में बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, कुछ का नाम तुमने सुना भी होगा, जैसे सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट का होगा, एमबीए ग्रेजुएट्स का होगा एंड सो ऑन हियर। पर मैं तुमको ये बताता हूं कि कॉमर्स में ब्रॉडली क्या क्या फील्ड आगे जाके ओपन होता है और तुम कैसे इसमें से अलग अलग फील्ड का पार्ट बन सकते हो। कॉमर्स बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है, इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, नए नए कंसेप्ट्स ऐड होते हैं। ओके, नया नया फील्ड क्या होगा, ऐड हो सकता है यहाँ पे। लेट अस एनालाइज दिस पार्ट हियर। सबसे पहले आता है अकाउंटेंसी का। तो कॉमर्स में एक सब्जेक्ट जो कंपलसरी हो जाता है 11th एंड 12th में, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जहां पे तुमको हिसाब किताब रखना बताया जाएगा। अब ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को लेके तुमको ज्यादा कुछ था नहीं। एक अगर मैं रिलेटेड एग्जांपल दूंगा यहाँ पे जो एग्जैक्टली बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी से जुड़ा हुआ नहीं है, पर फिर भी समझने के लिए काफी है। लास्ट ईयर तुमको एल्जेब्रा में एक चैप्टर था फाइनेंशियल प्लानिंग का, जहां पे टैक्सेशन और ये सब एस्पेक्ट्स के बारे में तुमको था, जीएसटी एंड ऑल दैट थिंग। तो में से कितने जन को वो टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, फटाफट समझ में आ गया होगा? अगर आ गया है देन यू आर मेड फॉर कॉमर्स हियर। और अगर तुम कॉमर्स में जा रहे हो तो कॉमर्स का बहुत बड़ा ब्रांच है अकाउंटेंसी। अब ये अकाउंटेंसी में जैसे मैंने बताया सब्जेक्ट होता है। इनफैक्ट मेरे अभी बोलने से तुमको ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा। When you actually start doing the subject, learn the subject, practice on the subject here, at that time you will come to know what actually the subject is here. तो अकाउंटेंसी के बारे में अभी मुझे बता के कुछ ज्यादा फायदा नहीं है यहाँ पे। When it actually comes in front of you, जब तुम करने को स्टार्ट करोगे तुमको पता चलेगा कि अकाउंटेंसी क्या होता है यहाँ पे। ओके, नो डाउट अकाउंटेंसी से बड़े बड़े फील्ड्स ओपन होते हैं, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट टॉप मोस्ट है। कॉमर्स के फील्ड का ये नंबर 1 कोर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। चार्टर्ड अकाउंटेंट का वैल्यू क्या होता है, मैं एक सिंपल वर्ड में बताता हूं कि लोग अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, कंपनीज टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उनके टैक्स रिटर्न का जो स्टेटमेंट्स होता है यहाँ पे उसको ऑडिट करना, उसको सर्टिफाई करने का ताकत एक सीए के पास होता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास होता है यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट ने सीए को दिया है, यानी एक तरह से वो एक लीगल अथॉरिटी है। और दुनिया में, इंडिया में स्पेशली सीएस का वैल्यू बढ़ा है यहाँ पे। लास्ट 4 इयर्स में ज्यादा बढ़ा है जब से जीएसटी आया, क्योंकि उसके बाद टैक्स कॉम्प्लायंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। छोटे फर्म्स को भी क्या करना पड़ रहा है, अपना जीएसटी नंबर निकालना पड़ रहा है यहाँ पे, और उसके लिए उन लोग को अकाउंटिंग के मेथड्स को फॉलो करना पड़ रहा है। यहाँ पे उनको बड़ा मदद किसका मिलता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स है यहाँ पे, जिसको करने के बाद तुम सीए बन सकते हो। यहाँ पे तुम अगर मुझे क्वेरी करोगे सर मुझे 10th के बाद डायरेक्ट सीए करना है, तो ऐसा नहीं होता। कॉमर्स में मेजोरिटी ऑफ फील्ड 12th के बाद ही स्टार्ट होता है। तो तुम लोग को पहला 2 साल तो कॉमर्स के सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और कॉमर्स का यही अच्छा बात है कि तुम स्टार्टिंग में कुछ अंडरस्टैंड कर रहे हो और उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। ओके, और अगर तुम मुझे पूछोगे कि सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि मैं सीए के लिए बना हूं या नहीं बना हूं, तो मैं एक सिंपल वर्ड में बात तुमको बताता हूं यहाँ पे कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को देखो कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट तुमको कैसा लग रहा है, हाउ डू यू फील अबाउट इट। और ये फीलिंग कब आएगा, 11th एंड 12th में तुमको आ सकता है। यहाँ पे अगेन मैं रिपीट करूंगा यहाँ पे, जो कि मैंने पहले के सेशन में भी बताया था कि हेस्ट मत करो, घाई मत करो, पहले समझने की कोशिश करो। अगर तुम पहले कॉमर्स को अच्छे से समझ लोगे
तो आगे जाके तुम जो भी कोर्स करोगे उसमें तुम्हारे सक्सेस का परसेंटेज ज्यादा रहेगा। मैंने पहले एक वर्ड यूज किया, बी प्रैक्टिकली। ओके, तो घाई नहीं करना है। अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इज अकाउंटेंसी। सब्जेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, उसके लिए क्या सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, ग्रास्पिंग एबिलिटी कितना होना चाहिए, ये तुमको पता होना चाहिए। उसके लिए घर बैठ के कितना वर्कआउट करना पड़ेगा, दैट ऑल्सो यू नीड टू नो। अब ये कैसे पता चलेगा, ये अभी बैठ के तो नहीं मालूम पड़ेगा। दिस कैन ओनली हैपन व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट द कोर्स हियर। और जब तुम उसको प्रैक्टिकल लेवल पे करना चालू करोगे तो तुमको पता चलेगा कि वो किस तरह से किया जाता है। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स है। यहाँ पे कोर्स का 12th के बाद जो स्टेप होता है, अभी मुझे तुमको बता के कुछ फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं बताऊंगा तो भी तुम भूल जाओगे, क्योंकि उसका जो रियल प्ले होता है वो 12th के बाद ही क्या होता है, इनिशिएट होता है। इतना जरूर है कि बहुत जगह पे इसका कोचिंग बहुत जल्दी चालू हो जाता है। ओके, इस पर्टिकुलर फील्ड का यहाँ पे कॉमर्स में इतना कोचिंग का सिग्निफिकेंस बाकी जगह पे नहीं है, पर इस जगह पे बहुत ज्यादा है। तो मैं थोड़ा इसके कोचिंग के बारे में भी एलॉबरेट करके बताता हूँ। व्हाट हैपेंस इन कोचिंग जनरली, जहां पे भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोचिंग होता है वहां पे 11th से स्टार्ट कर देते हैं। 11th का 12th का सिलेबस, जिसमें अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स को बहुत जल्दी कवर करते हैं। ओके, ज्यादा सेशंस लेके, इंटेंस वर्कआउट करवा के। ओके, यानी ऐसा होगा कि 4 महीने में 5 महीने में 11th का पोर्शन हो गया और पहले साल में मालूम पड़ा 12th का भी कर दिया, और उसके बाद फिर बाद में सीए फाउंडेशन, सीए का जो बिगिनिंग होता है उसका भी कोचिंग क्या किया, इनिशिएट कर दिया। नो डाउट ये अप्रोच शायद फायदेमंद होगा, कर भी सकते हैं, पर जैसे मैंने तुमको एक बात बताया, तुमको ये देखना चाहिए कि तुम्हारा ग्रास्पिंग एबिलिटी है क्या तुम इतना इंटेंस पढ़ाई झेल सकते हो क्या। मैंने जैसे बताया, व्हाट इज द राइट अप्रोच, अंडरस्टैंड व्हाट अकाउंटेंसी इज। पहले ये समझो कि ये क्या है, फील करो। ओके, और अगर लग रहा है कि अकाउंटेंसी इज अ केक वॉक फॉर मी, मैं इजीली ये नंबर्स को जगल करने मुझे आता है, यहाँ पे कंसिस्टेंटली मेरा स्कोर 100 आउट ऑफ 100 ही आता है पेपर में, आई डोंट कमिट एनी मिस्टेक्स, इनफैक्ट मैं इसमें और रिसर्च कर सकता हूं, कर सकती हूं, फिर तुम आगे बढ़ सकते हो। बट इफ दैट इज नॉट द केस, तुमको कॉमर्स के दूसरे सब्जेक्ट है, जैसे सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, वहां पे तुम्हारा इंक्लिनेशन ज्यादा है और यहाँ पे इंक्लिनेशन कम है, तो डिसीजन मेकिंग तुम्हारे हाथ में है। इसलिए घाई मत करना है यहाँ पे। ओके, टेक योर ओन टाइम हियर, और उसके बाद डिसीजन लेना कि इस फील्ड में जाना है कि नहीं जाना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सीए में आगे जाके कितने स्टेप्स होते हैं, क्या होता है, अभी बता के फायदा नहीं, क्योंकि ये फाउंडेशन कोर्स है, एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी यहाँ पे आईसीएआई का जो उसको कंडक्ट करता है, और डिटेल बता के मैंने जैसे बताया, आगे जाके तुम लोग को इतना पता चलेगा नहीं। 2 साल के बाद तुमको इन सब चीजों को लेके क्या करना है, डिसीजन लेना है। यहाँ पे अकाउंटेंसी में कॉस्ट अकाउंटेंट का भी होता है कोर्स यहाँ पे, जो उसको करने के बाद तुम ऑडिट का काम कर सकते हो। इसके अलावा बीकॉम है, एमकॉम है, इसका भी फील्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे प्योर रिसर्च जैसा होता है, स्टडीज होता है यहाँ पे कॉमर्स के, अकाउंटेंसी का यहाँ पे। ओके, ऐसे अकाउंटेंट्स लोग का बड़ा डिमांड होता है। सीए का तो ऑब्वियसली डिमांड है, पर बीकॉम ग्रेजुएट कॉस्ट अकाउंटेंट जो होते हैं यहाँ पे, उनको सभी इंडस्ट्रीज में जॉब का स्कोप होता है। क्यों जॉब का स्कोप रहेगा यहाँ पे, प्रैक्टिकली हर कंपनी को, हर इंस्टीट्यूट को एक अकाउंटेंट को रखना ही पड़ता है, जो उनको ये बताता है कि गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से किस तरह से बुक्स रखना चाहिए, क्या क्या बुक्स रखना चाहिए, कैसे एंट्रीज करना चाहिए, चाहे वो लीगल हो या किसी और फॉर्म में हो, बट हाउ टू डू इट, और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जो लॉ के हिसाब से तुम्हारे हेड ऑफिस में मेंटेन रखना नेसेसरी है। इन सब चीजों के लिए यू रिक्वायर अकाउंटेंट्स। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में तो पूरा एक डिपार्टमेंट होता है, जहां पे 50 से 100 तक अकाउंटेंट हो सकता है यहाँ पे। ओके, कितने बड़े बड़े सीएस क्या करते हैं, कंसल्टेंसी फर्म ओपन कर देते हैं, जिनके अंडर में बहुत सारे अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इसका मतलब क्लियर है कि ये कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद तुम खाली तो नहीं बैठोगे, इसमें एम्पल ऑफ स्कोप है, और कहीं ना कहीं पे तुमको जॉब डेफिनेटली मिल सकता है यहाँ पे। ओके,
फाइनेंस की तरफ आते हैं यहाँ पे, बैंकिंग, बैंक से तुमको पता होगा, अगर उसके तरफ तुमको जाना है यहाँ पे तो 12th के बाद कुछ पर्टिकुलर कोर्स होता है, जैसे बीबीआई का है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का है, वो कोर्स करके तुम बैंकिंग की तरफ जा सकते हो। और भी कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं, बैंक के अपने एग्जाम्स होते हैं, वो एग्जाम देने के बाद भी तुम बैंक में ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पे। ओके, वैसे ही इंश्योरेंस को लेके भी होता है यहाँ पे, तुम इंश्योरेंस कंसल्टेंट बनो, एजेंट बनो, या बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनी को ज्वाइन करो, उनका भी कुछ एग्जाम्स होता होगा, वैसे क्वालिफाइंग एग्जाम देने के बाद तुम उसका पार्ट बन सकते हो। ऐसे ही दूसरे भी इसमें बहुत सारे फील्ड्स आते हैं फाइनेंस में, चाहे वो शेयर मार्केट का होगा, म्यूचुअल फंड्स का होगा, बॉन्ड मार्केट का होगा, मैनी सच थिंग्स ही। और अगर तुम लोग ने कॉमर्स के फील्ड को ज्वाइन किया तो 11th-12th में ग्रेजुअली तुम्हारा नॉलेज इसके बारे में आता रहेगा यहाँ पे। ओके, तब तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे कि वेदर आई नीड टू गो इन सच अ पर्टिकुलर फील्ड और नॉट यू। उसके बाद बिजनेस स्टडी, जो रिसर्च का पार्ट होता है यहाँ पे, ये जनरली कौन करता है? जिन्होंने एमए किया है इकोनॉमिक्स में, या जिन्होंने एमकॉम किया है, और जिनको अलग अलग बिजनेस किस तरह से चलता है, किस तरह से वर्कआउट होता है, उसके बारे में रिसर्च करने का बहुत हैबिट है। ऐसे जो लोग होते हैं जिनको रिसर्च करने का बहुत आदत है यहाँ पे, उनके लिए बिजनेस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इसमें से कितने लोग अपना ब्लॉग्स बनाते हैं, अपने आर्टिकल्स को अपलोड करते हैं और अपने आर्टिकल्स के बारे में सेशंस कंडक्ट करते हैं। बहुत से लोग उनके वेबसाइट्स को विजिट करते हैं, लाइक करते हैं, फेसबुक होगा, ट्विटर होगा, या ऐसे मैकेनिज्म से होगा यहाँ पे, और उसकी वजह से उनका पॉपुलैरिटी और बढ़ता है यहाँ पे। ये लोग इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल के हिसाब से बड़े बड़े न्यूज़पेपर में भी अपना आर्टिकल देते हैं, मैगजीन्स में देते हैं यहाँ पे। इस तरह से इन लोग के लिए बड़ा प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाता है। आगे जाके जब इनका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो अपने बिजनेस स्टडीज को लेके ये किताब छापते हैं, बुक लिखते हैं, और इनका बुक पॉपुलर होने के बाद एक पॉपुलर राइटर बनते हैं। ऐसे लोगों को बहुत जगह पे सेमिनार्स कंडक्ट करने के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि इन लोगों को ये पता होता है कि अलग अलग बिजनेस कैसे चलता है, कैसे वर्क करता है। उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के बिजनेस को एग्जांपल्स देके बताते हैं कि कैसे सरवाइव करना चाहिए, अलग अलग क्राइसिस में कैसे ग्रो करना चाहिए। ये सब पार्ट बिजनेस स्टडीज में होता है। यहाँ पे रिसर्च का पार्ट है, इसी में कंपनी सेक्रेटरी का मैं बताऊंगा यहाँ पे, जो लॉ से जुड़ा हुआ यहाँ पे है। अगर तुमने 11th में सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का सब्जेक्ट लिया तो आगे जाके तुम उसका पार्ट बन सकते हो। वहां पर भी लॉ को लेके कॉन्स्टेंटली रिसर्च करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। ओके, इसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट, क्योंकि बड़े बड़े कंपनीज को चलाने के लिए मैनेजमेंट बहुत एसेंशियल है। इनफैक्ट मैनेजमेंट सबसे क्रिटिकल और सबसे क्रूशियल हो गया है आज के टाइम में। ओके, कंपनी का सक्सेस जो डिपेंड करता है बहुत हद तक उसके मैनेजमेंट के सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर तुम्हारा इंक्लिनेशन है मैनेजमेंट की तरफ जाने का, मैनेजमेंट का मतलब क्या, तुम लोगों को मैनेज करो, तुम रिसोर्सेज को मैनेज करो, सिस्टम को मैनेज करो, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मैनेजमेंट। ओके, मैनेजमेंट टाइम सेव करता है, रिसोर्सेज सेव करता है, रिसोर्सेज का प्रोडक्टिव यूज करता है, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाता है, फ्यूचर को सिक्योर करता है, क्राइसिस को ओवरकम करने में मदद करता है। ये सब थिंग मैनेजमेंट से पॉसिबल है। मैनेजमेंट नए आइडियाज को डेवलप करता है, या नए आइडियाज डेवलप करने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट क्या करता है, क्रिएट करता है। 20th सेंचुरी से मैनेजमेंट का कंसेप्ट बहुत पॉपुलराइज हुआ है, और 21st सेंचुरी में भी इसका सिग्निफिकेंस बहुत बढ़ गया है यहाँ पे। अब ये जो मैनेजमेंट का पार्ट है, इसके बारे में तुम लोग को पता चलेगा 11th में और 12th में, क्योंकि 11th एंड 12th में एक जो सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का, उसमें मैनेजमेंट का भी टॉपिक है, 11th एज वेल एज इन 12th। और ये जो टॉपिक्स है उसको गो थ्रू करने के बाद तुमको ये समझ में आएगा वेदर आई एम मेड फॉर मैनेजमेंट और नॉट। ओके, मैं मैनेजमेंट के लिए बना हूं या नहीं बना हूं, ये तुमको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। ओके, मैनेजमेंट में जाने के लिए 12th के बाद अगर तुमने बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इसका कोर्स कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर तुमने एमबीए किया, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो वहां पर तुमको बेनिफिट मिल सकता है। इतना मैं बताता हूं कि कॉमर्स का एक खास बात है कि उसमें
थिंग्स सिर्फ प्रैक्टिकल लेवल पे चलता है। मैनी टाइम्स अकाउंटेंसी, फाइनेंस होगा, बिजनेस मैनेजमेंट होगा, इसका नाम शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज या बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, वो क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज बनाते हैं, 3 महीने का, 6 महीने का, और तुम ऐसे सर्टिफाइड कोर्सेज को अटेंड करो, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन अपना कंप्लीट करो, और वो सर्टिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है। बहुत जगह पे ऐसे सर्टिफिकेशन को कंसिडर किया जाता है। तो ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज करके भी हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये पार्ट है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ मैं आता हूं, दैट इज अबाउट इकोनॉमिक्स हियर। ओके, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ पे जो कॉमर्स के और कॉमर्स से जुड़े हुए हर सब्जेक्ट का मदर है यहाँ पे। ओके, इकोनॉमिक्स स्टडी है, इकोनॉमिक्स एनालिसिस है, ओके, डीप एनालिसिस है रिगार्डिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ कॉमर्स हियर। ओके, इकोनॉमिक्स तुमको ये बता सकता है कि कहां पे अगर कुछ इवेंट हुआ तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। इसलिए इकोनॉमिक्स इज बिकमिंग वेरी वेरी वाइटल। इकोनॉमिस्ट जो लोग मास्टर्स एमए करते हैं इकोनॉमिक्स में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से, दे आर इन बिग डिमांड हियर, क्योंकि इन लोगों का खास बात क्या होता है, वो लोग इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, और ये इन डेप्थ स्टडी और रिसर्च के बेसिस पे प्रेडिक्शन कर सकते हैं रिगार्डिंग फ्यूचर कि क्या होगा इकोनॉमिक टर्म्स में। जैसे ये कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ है, इंडिया में 40 डेज से लॉकडाउन चल रहा है, आगे पता नहीं कितने डेज तक चलेगा यहाँ पे, तो इसका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, पुअर पीपल पे, बिजनेस पे, इंडस्ट्री पे, एग्रीकल्चर पे, फाइनेंस पे, ट्रेड पे क्या होगा, ये इकोनॉमिक्स बता सकते हैं। तो अगर तुम्हारा इंक्लिनेशन है कि नहीं मैं ये टैक्सेशन और ये सब ना करूं, मुझे बस स्टडी करना है, रिसर्च करना है, कुछ ढूंढते रहना है, यहाँ एनालिसिस करना है यहाँ पे, तो फिर तुम इस फील्ड की तरफ जा सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो ऐसा देखा जाए तो कॉमर्स में ये अलग अलग जो फील्ड्स हैं, ओके, उसमें जाने का क्या है स्कोप है यहाँ पे। इसके अलावा जैसे मैंने बताया बहुत सारा ऐसा भी फील्ड है जो जस्ट ओपन हो जाता है, आ जाता है, ओके, क्योंकि ये डायनामिक है। पर मैंने जो तुम्हारे साथ यहाँ पे डिस्कशन किया, ये इंपॉर्टेंट फील्ड्स के बारे में डिस्कशन किया है हमने, ओके। और ये सब जो मैं बता रहा हूं, मैंने पहले भी एक बात बताया कि इन डेप्थ में हर एक कोर्स के बारे में नहीं बता सकता। अगर तुमको उसके बारे में ज्यादा नॉलेज चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करो, नंबर ऑलरेडी तुमको फॉरवर्ड किया है यहाँ पे, ओके, उस नंबर पे तुम कांटेक्ट करो, डिस्कशन करते हैं, जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे, इंफॉर्मेशन तुमको चाहिए वो मैं तुमको बता सकता हूँ। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने पहले तुमको बताया यहाँ पे कि बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब में वीडियोस होगा, उसको भी तुम देख सकते हैं यहाँ पे, जिससे भी तुमको क्या होगा, नॉलेज मिलेगा, क्योंकि ये जो टाइम है इसमें नॉलेज गेन करना बहुत नेसेसरी है। ओके, इसी के साथ साथ हम लोग को ये भी देखना चाहिए कि कॉमर्स में सक्सेसफुल होने के लिए हम लोग को किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, फाइनल टॉपिक, इट विल बी अबाउट व्हाट वी नीड टू डू टू अचीव सक्सेस इन कॉमर्स। तो इसके बाद अभी हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे यहाँ पे, वो जो टॉपिक होगा, ये टॉपिक रहेगा व्हाट इट टेक्स फॉर सक्सेस इन कॉमर्स। कि कॉमर्स में अगर सक्सेस पाना है, तुम ज्वाइन करोगे 11th कॉमर्स में, तो तुम लोग को क्या चीज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बताया यहाँ पे जो हेल्प कर सकता है। यहाँ पे पहला, बी प्रोफेशनल। कॉमर्स के जो भी फील्ड को तुम ज्वाइन करते हो, ऐसे तो ये एडवाइस सबके लिए एप्लीकेबल है, पर यहाँ पे ज्यादा होगा। तुम जो भी फील्ड में जा रहे हो, तुम कंपनी सेक्रेटरी बनो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, कॉस्ट अकाउंटेंट बनो, बीकॉम ग्रेजुएट्स करो, लॉ की तरफ जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन में आओ, रिसर्च में आओ, इकोनॉमिक्स में आओ, बी एन एक्सपर्ट, क्योंकि यहाँ पे टेस्टिंग एवरीडे होता है, एनी मोमेंट होता है, और जो जीता वो सिकंदर है। यहाँ पे ये ध्यान में रखना, जो हारा वो क्या है तो समझ लेना, क्योंकि यहाँ पे दया माया नहीं है, इमोशंस नहीं है, एवरीवन इज प्रैक्टिकल। तो अगर तुम परफॉर्मेंस बता पाओगे तो तुम आगे जाओगे, और नहीं बताओगे तो तुम्हारा डाउनफॉल होगा। इसलिए तुम जो भी स्टडी कर रहे हो, प्रोफेशनल अप्रोच रखो।
नॉलेज गेन करो उसमें, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, अपने ताकत को बढ़ाओ उसमें। और मैंने एक वर्ड यूज किया, बी एन एक्सपर्ट। तो अगर तुम ये सब चीज कर पाओगे तो फिर सक्सेस का स्कोप ज्यादा है। पर अगर तुम ये नहीं कर रहे हो, सिर्फ स्टडी कर रहे हो, सिर्फ परसेंटेज लाने के पीछे जा रहे हो, तो नहीं चलेगा। ये दुनिया थोड़ी अलग है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? यहाँ पे दुनिया थोड़ा अलग है। यहाँ पे एवरीडे परफॉर्मेंस का नीड है, तो चैलेंजेस बहुत बड़ा है, यहाँ कंपटीशन बहुत इंटेंस है। इसीलिए जो प्रोफेशनल अप्रोच रखता है, जो क्वालिटी पे बिलीव करता है, वो यहाँ पे सक्सेस पाने का ज्यादा हकदार होता है। ओके, बी प्रैक्टिकल। जो भी तुम करते हो, थिंक एट प्रैक्टिकल लेवल। तुमको कॉमर्स में जाना है, आगे क्या करियर करना है, क्या स्कोप है, करके तुमको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, थिंक अबाउट एवरीथिंग। अगर तुम उन सब चीजों को लेके थिंक कर सकते हो तो तुम इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। पर अगर तुम उन सब चीजों को करके कुछ नहीं कर सकते, तुमको लग रहा है उस फील्ड में जाके कुछ मिलेगा नहीं, मैंने बताया प्रैक्टिकल रहो, चेंज करो। समझ में आ रहा है यहाँ पे? और जब मैं ये वर्ड यूज करता हूँ बी प्रैक्टिकल, इसमें ये भी ध्यान में रखना कि दुनिया का समझ रखो। 11th ऑनवर्ड्स कॉमर्स से जुड़े हुए सब्जेक्ट के साथ टच में रहो, उसको पढ़ो, उसको अंडरस्टैंड करो कि दुनिया में क्या हो रहा है कॉमर्स के फील्ड में। उसका जितना नॉलेज गेन कर सकते हो करो, पता नहीं वो कहाँ पे कैसा और किस तरह से तुमको काम में आएगा। तो प्रैक्टिकल होना बहुत नेसेसरी यहाँ पे, इमोशनल होके नहीं चलेगा यहाँ पे। ओके, सो बी प्रोफेशनल, बी प्रैक्टिकल, बी डाटा स्मार्ट। एक नया वर्ड मैंने कॉइन कर दिया है, डाटा स्मार्ट। डाटा क्या है? मोबाइल का डाटा नहीं, ये डाटा इंफॉर्मेशन। प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन आता है, लोग तुमको 10 बात बताते हो, स्मार्टनेस दिखाओ। फंसो मत, ट्रैप में मत आओ कि हाँ ऐसा ऐसा है और ये चीज से हमको बेनिफिट मिलेगा एंड सो ऑन। हियर स्मार्टनेस, डाटा स्मार्ट क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया कि तुम्हारे पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन आ रहा है, वो इंफॉर्मेशन को मैं अपने लाइफ के पर्पस के लिए कैसे यूटिलाइज करूं, ये अप्रोच तुम्हारा होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि इंफॉर्मेशन तो 10 जगह से आएगा और उसमें कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना, ये डिसीजन मेकिंग हमेशा तुमको करना चाहिए। इसलिए डाटा स्मार्ट होना बहुत नेसेसरी होता है इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स। अकाउंटेंसी में, फाइनेंस में ये बहुत काम में आता है, मैनेजमेंट में भी ये थिंग बहुत काम में आता है, और इकोनॉमिक्स में तो ये मदर है। यहाँ बिना डाटा कलेक्शन के, बिना रिसर्च के, एनालिसिस के कोई स्टूडेंट उसमें आगे सक्सेस पा ही नहीं सकता। इसलिए डाटा स्मार्ट होना क्या है, बहुत नेसेसरी है। बी गुड इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में अच्छे रहो, कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करो, इंग्लिश में स्पेशली। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम ओनली, और अगर नहीं भी हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट एनालिसिस करो कि जिस फील्ड में हम आगे बढ़ रहे हैं उस फील्ड में हमको जो करना है वो करने के लिए आज हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स काफी है क्या? अगर हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स काफी नहीं है, देन वी नीड टू एनहांस इट, इम्प्रोवाइज इट, रेज इट्स लेवल, okay, so that whatever is required in the market, up to that level we are able to communicate with the people. Okay, so communication skills अपना अच्छा रखो, भी रिसर्च करो। ओके, प्रैक्टिकल होने के साथ साथ रिसर्च करो, एनालिसिस करो, उसके बाद ही डिसीजन लो। इमोशंस में मत आओ। ओके, सिर्फ मनी माइंडेड मत बनो। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स को लगता है कॉमर्स का मतलब मनी माइंडेड होना, कॉमर्स के बच्चे सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। इट्स नॉट दैट। पैसा आता है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे इनकम आएगा, दैट ऑल इज फाइन, बट तुमको स्टडी और एनालिसिस करना चाहिए अपने आजू बाजू के एनवायरनमेंट को लेके, रिसर्च करना चाहिए हर जगह पे यहाँ कि ये स्टेप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे कोचिंग को लेके मैं एक बात बता दूं, ओके, कि कोचिंग को लेके भी यू नीड टू बी रिसोर्सफुल, और तुमको इंफॉर्मेशन गेन करना चाहिए, उसके बाद ही किसी कोचिंग की तरफ आगे बढ़ना चाहिए यहाँ पे। तो इसका मतलब क्लियर है यहाँ पे कि रिसर्चफुल होना क्या है, बहुत नेसेसरी है यहाँ पे। यानी अगर तुमको कॉमर्स में सक्सेस पाना है यहाँ पे,
then you need to have a professional approach, expertise जो मैंने बताया, जिस फील्ड में हो उस फील्ड के तुम एक्सपर्ट बनो, बी प्रैक्टिकल, ओके, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके साथ टच में रहो, ये आगे जाके बहुत काम में आता है। डाटा स्मार्ट, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, एनालाइज करो, अपने लिए क्या है उसको निचोड़ के निकालो, जो नहीं उसको फेंक दो। तो स्मार्टनेस दिखाओ अपने काम में, गुड इन कम्युनिकेशन एंड बी रिसर्चफुल। हर जगह पे रिसर्च करने के बाद ही किसी एक प्रैक्टिकल डिसीजन पे तुमको आना है। ओके, मेरे पहले के सेशन में एक बात बोला था, लॉट ऑफ स्टूडेंट जिन लोगों को ज्यादा अच्छा परसेंटेज आता नहीं है वो कॉमर्स में आ जाते हैं, जिनको साइंस अवॉइड करना है वो कॉमर्स में आ जाते हैं। अब मैं कुछ कर नहीं सकता, तुम्हारा अपना चॉइस है, तुम्हारा अपना डिसीजन है। तुम जैसे भी हो, सोच के तुम कॉमर्स में आए हो या मजबूरी में कॉमर्स में जाओगे, पर एक बार गए तो थिंक को अच्छे से करो, जस्टिफाई करो, सब्जेक्ट को एंजॉय करो। पहले वो सब्जेक्ट क्या है उसको फील करो, उसको समझो। वो सब्जेक्ट की पकड़ को मजबूत करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा इसका तुम ध्यान दो। समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक जैसा मैं गलती बताता हूं जो बहुत सारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स करते हैं, मेरे हिसाब से ये गलती है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट शायद मेरी बातों से एग्री नहीं करेंगे। हम बहुत जगह पे जब प्रोफेशनल कोचिंग चलता है तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, अकाउंटेंसी, और अगर मैथ्स लिया है तो मैथ्स। इनफैक्ट प्रैक्टिकली सब जगह पे कोचिंग क्लासेस में भी सिर्फ अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं और बाकी बोलते आ रहे हो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, इकोनॉमिक्स, ओसी तो इजी है, सो एंड सो है, वो तो बस ऐसे ही पढ़ लेंगे तो भी आ जाएगा। आप कोचिंग क्लासेस वाले क्यों नहीं सिखाते हो? इसलिए सिखाते क्योंकि उनका पैसा बच जाता है। ओके, वो तो पैसा भर वसूलते सबका, पर पढ़ाते सिर्फ अकाउंटेंसी और बच्चों को बहुत अच्छी तरह से बेवकूफ बनाते। अरे बाकी सब्जेक्ट का कुछ वैल्यू नहीं है, जाने दो, छोड़ दो। सो कितने बच्चे को लगता भी, और कॉमर्स में इकोनॉमिक्स, अकाउंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ऐसे सब्जेक्ट जो थियोरेटिकल है, मैटर ज्यादा नहीं है, कंटेंट ज्यादा नहीं है, तुम बैठ के प्रिपेयर करोगे तो भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसका नतीजा क्या होता है यहाँ पे कि स्टूडेंट उसको निग्लेक्ट करता है, पर मेरे हिसाब से ये बराबर नहीं है। अगर स्टूडेंट कॉमर्स की थियरी का इतना बड़े टॉपिक को बस ऐसी एग्जाम के टाइम पे मगअप करके लिख देता है, इसका मतलब उसने उस सब्जेक्ट को फील ही नहीं किया है, उस सब्जेक्ट में उसका R&D नहीं है, उसका बेसिक्स उतना स्ट्रांग नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स को कॉन्सिक्वेंस बहुत बाद में भुगतना पड़ता है, क्योंकि जब ये लोग कर करके निकल जाते हैं, जब कंपनीज में जाते हैं, प्रैक्टिकल पे जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चों से ये पीछे हो जाते हैं, क्योंकि इन लोग को पता नहीं होता है इस फील्ड में करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए क्या क्या चीज नेसेसरी है। इसलिए तुम वो गलती मत करना, इन सब्जेक्ट्स को तुम निग्लेक्ट मत करना, बी होलसम। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जैसे हमारे बॉडी में डाइट में सभी तरह के क्वांटिटी सफिशिएंट अमाउंट में होने चाहिए, ऐसे जब कॉमर्स पढ़ा जाता है उसमें सभी सब्जेक्ट का वाइटलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो तुम उसको ऐसा निग्लेक्ट मत करो, अरे ये तो कुछ नहीं, मैं बाद में कर लूंगा। अरे अगर वो कुछ नहीं है तो उसको फिर डाला क्यों है कॉमर्स में? क्या कॉमर्स का सब्जेक्ट बनाने वाले और ये जो सेक्शन बनाने वाले बेवकूफ है क्या? वो बेवकूफ नहीं है, वो समझदार है, पर हम जैसे लोग बेवकूफ है और कुछ लोग हमको उल्लू बनाते। वो ऐसा माहौल खड़ा करते सिर्फ अकाउंटेंसी करो और बाकी सब कुछ चाटने वाला सब्जेक्ट, उसमें कुछ नहीं है। ये सही चीज नहीं। तुम्हारा थ्योरेटिकल बेस मजबूत होना चाहिए। इनफैक्ट कॉमर्स अगर पिरामिड है तो उस पिरामिड का नीचे का फाउंडेशन थ्योरेटिकल बेस है। वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स हो सकता है, वो इकोनॉमिक्स हो सकता है, अकाउंटेंसी तो सबसे ऊपर आता है। ओके, जब तुम्हारा बेस ही कुछ नहीं रहेगा तो ऊपर क्या खड़ा करोगे तुम? और जो भी खड़ा करोगे ना वो ढह जाएगा। और कितने लोग का ढह जाता है आगे जाके, जो सिर्फ अकाउंटेंसी इसके पीछे जाते हैं। तो ऐसा माइंडसेट मत डेवलप करो। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये थ्योरेटिकल नॉलेज तुम्हारे पास बाकी सब्जेक्ट का होना चाहिए, क्योंकि यही चीज तुमको आगे जाके क्या करेगा, बहुत मदद करेगा। ओके, इट विल हेल्प यू इन अ वेरी वेरी बिग वे। ओके, क्योंकि अगर तुम्हारे पास ये बेसिक नॉलेज ही नहीं होगा तो कैसे चलेगा।
मैं खुद साइंस फील्ड का हूं और मैंने कॉमर्स में टीचिंग किया है, क्योंकि क्लासेस में एक टाइम ऐसा आया था कि हमारे पास थ्योरेटिकल टीचर्स ही नहीं मिल रहे थे, तो फिर मैं चला गया। मुझे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, मैंने पढ़ाने को चालू किया और फीडबैक अच्छा मिला। इनफैक्ट स्टार्टिंग में मैंने एक जगह पे बस ऐसे ही पढ़ा, मैंने बोला दूसरा टीचर आएगा, और दूसरा टीचर आया, बच्चों ने उसको भगा दिया, बोला नहीं सर आप ऑफिस आओ। फिर मैंने पढ़ाना चालू किया, मैंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट पढ़ाया, मैंने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस भी पढ़ाया और 10 इयर्स तक मैंने पढ़ाया। और ऐसे नहीं, मैं उस सब्जेक्ट के पीछे बहुत रिसर्च और स्टडी करता था और बच्चों को हमेशा एनकरेज करता था कि ये सब्जेक्ट को तुम वैल्यू करो, डोंट टेक दिस सब्जेक्ट लाइटली। अब कितनों ने माना कितनों ने नहीं माना, उनका अपना लाइफ अपना चॉइस है, पर जिन्होंने भी इस बात को वैल्यू किया है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आगे जाके वो लोग ने इस फील्ड में कुछ ना कुछ किया होगा। और ये पढ़ाते पढ़ाते मुझे इतना समझ में आ गया कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स नेग्लिजेंट होते हैं यहाँ पे। तो मैं नहीं चाहूंगा कि तुम ऐसी चीजों को लेकर निग्लेक्ट करो, होलसम अप्रोच रखो, स्मार्टनेस दिखाओ, ओके, वो सभी चीज करो जो तुमको कॉमर्स में सक्सेस पाने के लिए मदद करेगा, और ऐसे सब चीजों को अवॉइड करो जो तुमको फेलियर की तरफ लेके जाएगा। ओके, सो विल कंक्लूड अवर दिस सेशन बेस्ड ऑन कॉमर्स ईयर। आई होप इससे डिसीजन मेकिंग में तुमको मदद मिलेगा। ओके, और कुछ भी अगर तुम्हारे इश्यूज रहेंगे, यू कैन फॉरवर्ड मी द इश्यूज, ओके, थ्रू माय कॉन्टैक्ट नंबर।